रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल स्थित कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। यह मंदिर संभल के एंकरा कम्बोह इलाके में बनने जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद इस मंदिर के शिलान्यास की चर्चा थी। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आज श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रखी गई। प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन किया, जिस भाव से पूजन किया, प्रधानमंत्री ने जिस श्रद्धा से पूजन किया, श्री कल्की धाम की धरती को नमन किया। मैं और योगी जी साथ थे, जहां भगवान के धाम की आधारशिला रखी गई है, उस भूमि को नमन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं, तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है।
ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं हम। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर बंद हैं और ऐसे में आम लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली देहात में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली देहात के ग्रामीण इलाके में इंडिया वॉइस के संवाददाता अजीत कुमार पहुंचे और वहीं के किसानों से उन्होंने बातचीत की। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। देश का किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं। चाहे एमएसपी की बात हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो या विभिन्न लगभग दर्जन भर मांग को लेकर के किसान जो हैं अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम पहुंचे दिल्ली देहात के उस जगह पर जहां पर बड़ी संख्या में लोग न केवल खेती करते हैं बल्कि किसान से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और हम उनसे समझेंगे कि जिस तरीके से जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ दिल्ली के देहात के लोग कितना उनका समर्थन करते हैं और क्या उनका प्रारूप है। बाबूजी, नाम जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि क्या जो किसान जो अभी बैठे हुए प्रदर्शन पर कितना समर्थन करते हैं आप लोग? समर्थन तो कर रहे हैं, ठीक तरह से अगर आंदोलन करा जाए तो उसका समर्थन है, और जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं ये इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। लगभग दर्जन भर मांगे हैं और वो जो मांगे हैं, क्या लगता है आपकी मांगे ठीक है, जायज़ है मांग? कुछ मांगे जायज़ हैं, कुछ गलत है। और हर बार जो जब भी सरकार के सामने बैठते हैं हर बार उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। कभी 5 थी, कभी 7 से, अब बैठेंगे तो फिर और 2 और उसमें ऐड कर देंगे। अब कौन कौन सी समस्या का हल करेंगे गवर्नमेंट? हो 1 हो 2 हो 3 हो, ये तो हर बार बढ़ती जा रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, पहले भी किसान लंबे समय तक दिल्ली की तमाम सीमाओं पर बैठ गए थे। हालांकि उस दौरान सरकार और भी उनके बीच में आपसी सहमति बनी और अब फिर से दोबारा जो किसान है वो आ रहे हैं। क्या लगता है जो तमाम मांगे हैं जायज़ है उनकी? मांगे इसमें जायज़ भी हैं जी, नाजायज़ भी हैं, लेकिन इसका समाधान जो है ना गवर्नमेंट से बैठ के ही निकलेगा। ऐसे नहीं होगा काम कुछ करें जो कुछ चाहें वही हो। और इसमें सरकार से हम मांग रहे हैं, इसमें जैसे मैं गलती इसको ऐसे मानता हूँ, जैसे 2 दिन पहले ही वो सरदार जी थे कोई किसी ग्रुप के, वो बोला मोदी तेरा कद नीचा करेंगे। ये कोई हमारी मांग थोड़ी हुई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको चुना है, भेजा, हम उनकी बेइज्जती क्या करें? हम उनसे हक मांगे अपना, हम उनकी बुराई करने में हमें क्या मिलता है? हम गवर्नमेंट को अगर वो कुछ करे तो हम उसको चढ़ाने की कोशिश और कर रहे हैं ज़्यादा। इसमें आप उनको उग्रवादी लगाइए या कुछ लगाइए, लेकिन वो किसान के हित में मांगे तो कर रहे हैं, लेकिन जायज तरीके से नहीं मांग रहे। अच्छा, ठाड़ से मांग रहे हैं। लगभग दर्जन भर मांगे और उसमें से लगभग 9 से 10 ऐसी मांग है जो सरकार मानने को तैयार है, लेकिन एमएसपी और ऐसी कई मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही। आप क्या कहेंगे? एमएसपी पे जी बहुत लंबा प्रोसीजर है, एकदम से एमएसपी जैसे चाहे वैसे मिलने का नहीं है, ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। अगर एमएसपी का जैसे है तो उसको थोड़ा, एक तो किसान लोग जो है वो गरीब जो है ना उसको बेचारे के एक ऐसा प्रोसीजर करें उनके गेहूं ठीक से खरीदे जाएं।
इसमें जो हम बेचते हैं उसमें भी ज़्यादा बड़ों का ही नंबर आता है बेचने में। गरीब आदमी का नंबर कम पड़ता है एमएसपी में, जैसे होता है इनमें हर एक जगह। गरीब आदमी जो कोने में बैठा है उसके लिए ये समस्या है बेचने की, उसके फसल को वहीं से उठा लेते हैं। अगर एक प्रोसीजर ऐसा बन जाए ना भाई इससे कम थोड़ा ना होना चाहिए तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा इसमें। अच्छा, अगर हम बात करें दिल्ली के जो सभी सीमाओं को एक तरीके से पूरा बंद कर दिया गया है, किस तरीके से आप लोगों को दिक्कत समस्याएं आ रही हैं? वो तो गलत है, जो रास्ते जो बंद करे गए हैं वो गलत है। उनको आने जाने में आम आदमी को, आसपास और बाहर के आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो तरीका ठीक नहीं है, लेकिन जो एमएसपी है ये बिल्कुल किसान की जायज़ है। ये थे हमारे दिल्ली देहात से जुड़े किसान जो दिल्ली देहात में बड़ी संख्या में खेती करते हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो किसानों की मांग है उन मांगों को लेकर के इन्होंने अपनी राय रखी, इन्होंने अपनी बातें रखी और खुल के बताया कि जिस तरीके से सबसे बड़ी जो मांग है एमएसपी, और सरकार को एमएसपी पर ही कहीं ना कहीं अपनी बात रखनी चाहिए। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। खबर दिल्ली के शाहबाद डेयरी से है, जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई, जिससे अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं सामने आई है, लेकिन करीब 130 झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 1 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कूलिंग और राहत बचाव का काम कर रही हैं। अगली खबर कन्नौज से है, जहां खाना बनाते समय चूल्हे से चिंगारी निकली, जिससे 4 घरों में आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग लगने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने ग्रामीण की मदद से आग पर काबू पाया और दोनों महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के चंदौआ गांव की बताई जा रही है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके से एक खबर सामने आई है, जहां बैंड बाजा बजाकर घर लौट रहे मजदूर को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई पर छूट गई। तो वहीं दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के साइकिल मार्केट में अवैध तरीके से बसी झुग्गी झोपड़ी को डीडीए द्वारा हटाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 100 से 150 झुग्गियां हैं, लोग जिससे अवैध तरीके से कब्जा करके यहां रह रहे थे। वहीं डीडीए के अधिकारी का कहना है कि 4500 मीटर जमीन पर कई सालों से अवैध तरीके से कबाड़ बीनने वालों का कब्जा था। ये सभी लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं, जो कबाड़ सड़कों से बीन कर अपना गुजारा या गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब डीडीओ की ओर से मल्टी कम्प्लेक्स बनाने की बात कही जा रही है। इसके मद्देनजर डीडीए ने अधिकारी और पुलिस प्रशासन की देखरेख में कब्जे को आज वहां से हटा दिया। लेकिन वहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ठंड के बाद बारिश का महीना आने वाला है, तो अब इन लोगों का गुजर बसर कैसे चलेगा और कहां होगा इनका गुजर बसर, इसका कोई अता पता नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। दरअसल पूरा मामला औरैया बॉर्डर के यमुना नदी पर बने पीपा पुल का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दंपत्ति को लहूलुहान करके लूटपाट कर ली और महिला के आभूषण लूट कर मौके से फरार हो गए। हालांकि महिला ने पति पर गोली मारकर लूटपाट करने का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि किसी नुकीली धारदार चीज से हमला हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, युवक अपनी ससुराल से पत्नी को लेकर वापस आ रहा था। फिलहाल घायल दंपत्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।